बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 27। हम हमारे 2 चैप्टर जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 3 लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। डार्क दे वर एंड गोल्डन आइट, मतलब वो स्याह रंग के थे और उनकी आंखें सुनहरी थी। ये रे ब्रैडबरी ने लिखा है। इनका पूरा नाम है रे डगलस ब्रैडबरी। ठीक है, अमेरिकन राइटर हैं बेटा। ये 2012 में इनकी वफ़ात हुई और 1920 में ये पहले हुई। ठीक है, ज़्यादा मशहूर हैं अपने साइंस फिक्शन की वजह से। फैंटेसी बेसिकली राइटर हैं, मतलब जो हकीकत नहीं होती। बहुत से इन्होंने अवार्ड्स जो हैं वो जीते हैं। ठीक है, बेसिकली काफ़ी पुअर फैमिली से बैकग्राउंड है इसका। और एक सर हॉलीवुड में जब ये 12-13 साल के थे ना, तो स्केटिंग बोर्ड बच्चों के पास होता है, स्केट करते थे। उम्मीद पर के कोई नहीं 5 सेलिब्रिटी मिल जाए। कुछ सेलिब्रिटी से मुलाकात भी, और पहली अर्निंग जो 14 साल की उम्र में इन्होंने की, जब इन्होंने वहाँ कोई बहुत ही मशहूर अमेरिकन राइटर है, उन्हें अपना एक जोक बेचा। इन्होंने कोई जोक था, इन्होंने उनको सुनाया, उनको बड़ा पसंद आया, उन्होंने इनसे ख़रीद लिया। अब ये देखें कि वो लोग कितने इस हवाले से जो है वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं कि वो चाहते तो जोक को ऐसे भी आगे लिख सकते थे अपने नाम से, लेकिन उन्होंने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने इसे ख़रीद लिया जो है। तो कहते हैं इनकी आंटी जो थी वो इनको कहानियाँ सुनाया करती थी, और कहानियों का उनके जहन पर एक बड़ा असर था। और वहीं से इनकी जो एक नेचर कह लें या एक उनकी हैबिट कह लें, वो डेवलप हुई बेटा स्टोरीज़ कहने की। सबसे इनकी मशहूर जो शॉर्ट स्टोरी है वो है फ़ारेनहाइट 451 जो है, ये बहुत मशहूर इनकी सबसे ज़्यादा हुई है। वैसे 3 दिन स्कूल जाया करता था। 3 दिन बेटा ये लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ता था, या टाइपराइटर पर बैठा अपनी कहानियाँ स्टोरीज़ खुद ही टाइप किया करता था। इसका ये मानना था कि मैट्रिक के बाद जो है दे शुड बी नो स्कूलिंग, स्टूडेंट्स को फ्री होना चाहिए, स्टूडेंट्स खुद ही जाएं और वो लाइब्रेरीज़ में जाएं, किताबें पढ़ें, जिस तरह का उन्हें शौक़ है, वो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को अडॉप्ट करें, जो भी उनका मतलब विजन है, जिस तरह वो जाना चाहते हैं। अब इस हवाले से जो है बड़ा याद रखिएगा, किताब के साथ टीचर का होना ज़रूरी है, खाली किताब काफ़ी नहीं होती, इस बात को जहन में रखा जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हम लेसन अपना शुरू करते हैं। अब ये कहानी किसके बारे में? ये कहानी है कि ज़मीन पर जो है जंग के ख़तरे के बायस से, एटॉमिक वॉर के ख़तरे के बायस से 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई, तो उसके बाद बेटा इमीडिएटली जो है तीसरी जंग अज़ीम का ख़तरा पैदा हो गया। और जो थर्ड वर्ल्ड वॉर थी वो समझे थर्ड एटॉमिक वॉर थी, और अगर एटॉमिक वॉर हो जाती, वर्ल्ड एटॉमिक वॉर जो है, तो बेटा इट वुड सर्टेनली बी एंड ऑफ एवरीथिंग जो है। और कहा भी यही जाता है कि अगर कोई एटॉमिक वॉर हुई तो वो इस दुनिया का इख्तिताम होगी। तो उस जंग के ख़तरे के पेश नज़र जो है, उसकी वजह से कुछ फैमिलीज़ अमेरिका से, लगभग कोई 200-300 फैमिलीज़ होती हैं, 800-900 लोग होते हैं, तो वो मरीख शिफ्ट हो जाते हैं, मरीख रहने के लिए चले जाते हैं। तो जब वो मरीख जाते हैं तो मरीख की आबो हवा जो है वो बड़ी मतलब शदीद किस्म की थी। गर्मी वहाँ बहुत ज़्यादा थी। यहाँ तो वो ठंडे इलाके के रहने वाले थे, तो वहाँ उनको बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात पेश आई जब वो मरीख के अंदर सेटल हुए। तो वहाँ फिर उनको चेंजेस आना शुरू हो गई, उनकी सब्ज़ियों में चेंजेस आना शुरू हो गई, गोश्त का कलर तब्दील होना शुरू हो गया बेटा। इस तरह जो है उनके पहनावे थे वो चेंज हो गए, लैंग्वेज उनकी तब्दील होना शुरू हो गई, साथ में ये खुद भी फिज़िकली तब्दील होना शुरू हो गया। तो ये उन्हीं के लिए डार्क दे वर एंड गोल्डन, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम दे बिकेम डार्कर एंड देयर आइज टर्न्ड येलो, और आंखें जो उनकी वो येलो कलर की हो गई। अब ये हमने आपको स्टार्ट में बता दिया कि ये कहानी जो फ़िक्शन है, फ़िक्शन अफसाने को कहते हैं, जो मन गढ़ंत होता है, इसका हकीकत के साथ बेटा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी बात ये है, अगर आप प्लैनेट्स की तरतीब देखें तो 3rd नंबर पे अर्थ आती है, 4th नंबर पे मार्स आता है। देन हाउ कैन मार्स बी हॉटर दैन द अर्थ? मार्स बेटा ज़मीन से ज़्यादा गर्म कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। ठीक है, कहानियाँ होती हैं, कहानी में बेटा इस किस्म के झूल जा होते हैं। पूरा मार्स जो है बेटा मरीख जो है पूरा मार्स फ्रोजन स्टेट के अंदर है, जमी हुई हालत के अंदर है। वहाँ पर एक इन्होंने खलाई शटल भेजी थी, तो वहाँ पर उसने मरीख के कुछ सैंपल्स लिए, कुछ वीडियोस बनाई, कुछ हल्की फुल्की वो नेट पर मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। उनको देख कर यूँ लगता है कि किसी दौर में यहाँ पे जो है नदियाँ बहती रही हैं, कुछ चैनल्स ऐसे बने हुए वहाँ पर दरिया बहते रहे, लेकिन इस वक्त वो सारे का सारा जो अनइनहेबिटेड है बेटा। नो ह्यूमन बीइंग हैज़ एवर विजिटेड मार्स। कोई ह्यूमन बीइंग कभी भी मरीख पर नहीं गया है। ठीक हो गया बेटा? तो
ये सारा जो है फिक्शन है, अपनी तरफ से मन गढ़ंत लिखा गया है। अब ये कहानियाँ होती तो मन गढ़ंत हैं, लेकिन उनको कहने का जो अंदाज़ होता है कि उसने बिल्कुल उसको ऐसे बयान किया है कि आपको सब कुछ रियल लगेगा। उनका आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन जो है या आर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है, जब वो चीज़ों को बयान करते हैं तो वो मनाजिर जो है बेटा वो जीते जागते आपके सामने पेश हो जाते हैं और आपको यूँ लगता है कि जैसे आप ख़ुद जो है उसको विज़िट करके आए हैं। ठीक हो गया बेटा। वर्डिंग इस चैप्टर की मुश्किल है, डिक्शन इसकी काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब रॉकेट जो है वो मरीख की ज़मीन पर लैंड कर चुका है और उसके लैंड करने के बाद जो है बेटा उसकी सिचुएशन है। द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मीडो विंड्स। मीडो चरागाह को कहते हैं, विंड हवा को कहते हैं। चरागाह की हवाएं लगने से रॉकेट की थाट ठंडी पड़ गई। अब देखिए हकीकत से कितना करीब तरीन जुमला लिखा है कि रॉकेट जब लैंड कर रहा है, जैसे ही वो मरीख के मदार में दाखिल हुआ तो मरीख की एयर फ्रिक्शन की वजह से उसकी थाट जो है वो गर्म हो गई। पहले ऐसे होता था कि खलाई शटल्स जब ये वापस आती थी तो इनको पानी में उतारा जाता था ताकि पहले जो है ज़रा इनकी जो गर्मी जो हीट अप हो गई है वो हीट को ज़रा ख़त्म किया जा सके। अब तो बेटा कोई इंटरनल सिस्टम होता है कि उसके अंदर ही इसको ठंडा कर लिया जाता है। तो देखिए हकीकत में कितना करीब तरीन जुमला लिखा है उन्होंने कि रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मीडो विंड्स। चरागाह की हवाएं लगने से रॉकेट की थाट ठंडी पड़ गई। इट्स लिड गेव अ बल्जिंग पॉप। लिड कहते हैं ढक्कन को, बल्जिंग होता है इंक्रीजिंग, स्वेलिंग, उभरती हुई। पॉप खटाक के पास, बोतल के ढक्कन को खोलते हैं ना तो एक खटाक की आवाज़ आती है, उसे बेटा क्या कहा जाता है? पॉप। इसका ढक्कन जो है एक ज़ोरदार, बल्जिंग का क्या करेंगे? ज़ोरदार खटाक की आवाज़ के साथ जो है वो खुल गया। ठीक हो गया बेटा। अब एक अंडरस्टूड सी बात है कि जो ये जहाज़ होते हैं या रॉकेट होते हैं इनके ढक्कन नहीं होते। ठीक है, तो इसका जो तर्जमा हम करेंगे वो तर्जमा करेंगे दरवाज़ा। क्या करेंगे बेटा? दरवाज़ा। ठीक है, तर्जमा जो है इसका वो बेटा ढक्कन नहीं करेंगे, ये खटाक ऐसे लिखेंगे। इसका दरवाज़ा एक ज़ोरदार, बल्जिंग का ज़ोरदार खटाक की आवाज़ के साथ खुल गए। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इसके अंदरूनी डाल नुमा हिस्से से, इसको सेंटर में देखें ना बिल्कुल गोल होता है। अगर ये काट दें सेंटर में से, डाइसेक्ट कर दें आप इसको, तो ये हिस्सा बनेगा बिल्कुल गोल जैसे घड़ी का डायल होता है। तो वही इसके अंदरूनी डायल नुमा हिस्से से स्टेप्ड अ मैन, अ वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन। एक मर्द, एक खातून और उनके 3 बच्चे बरामद हुए। देखें अब एक नाउन, दूसरा नाउन, और जैसे 3 हुए तो बेटा हमने एंड से पहले क्या लगा दिया? कॉमा जो है। ठीक है, इसके अंदरूनी डायलनुमा हिस्से से एक मर्द, एक खातून और उनके 3 बच्चे बरामद हुए। द अदर पैसेंजर्स, और दूसरे मुसाफिर जो हैं, वर्ल्ड अवे। वर्ल्ड हमने पढ़ा है चैप्टर 1 के अंदर जो शी वर्ल्ड विद द गैस्प, नॉर्मा हाँपते हुए मुड़ी। गैस्प बेटा हाँपने, वर्ल्ड घूमना, तो यहाँ भी ये स्पन। अवे आगे निकल जाने को कहते हैं, दूर चले जाने को कहते हैं। आपने देखा होगा हवा के अंदर वर्ल्ड्स पैदा होते हैं, ऐसे गोल गोल से पैदा होते हैं, भंवर जिनको हम कहते हैं, और वो यूं गायब हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, पता नहीं चलता कि वो किधर चले जाते हैं। तो वर्ल्ड अवे वहाँ से इंप्रेशन बना। इंप्रेशन मतलब कोई भी चीज़ इसका ऐसे हवा के बगुले की तरह गायब हो जाना, तेज़ी से निकल गए। एक आपने शायद उर्दू के अंदर इसके पैरेलल सुना हो, आनन फानन गायब हो जाना। ठीक है बेटा। दूसरे मुसाफिर जो है वो आनन फानन निकल गए अक्रॉस द मार्शियन विडो, मरीखी चरागाह के पार जो है, लिविंग द मैन अलोन अमंग हिज फैमिली। उस आदमी को अपने घर वालों के साथ तन्हा छोड़ते हुए, यानी कि जैसे वो जहाज़ रॉकेट वहाँ पे लैंड किया और उसकी धात जब ठंडी पड़ना शुरू हुई तो बेटा दूसरे मुसाफिर जो इसके साथ हैं, तो ये बेसिकली ये फैमिली है। ये हमारे मेन जो है कैरेक्टर्स हैं, अ मैन, अ वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन। मैन का नाम हैरी है, हैरी बिटरिंग। वुमेन का नाम कोरा है बेटा, एक इनकी बेटी होती है लॉरा। इन 3 बच्चों में से लॉरा और 2 बच्चे हैं डेविड और डैन जो है, 2 बेटे हैं इनके जो है। ठीक है, तो बेसिकली यही हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, इन्हीं के ऊपर ही पूरी कहानी जो है, शॉर्ट स्टोरी जो है ये मूव करती है। ठीक है, तो दूसरे मुसाफिर उस आदमी को तेज़ी से मरीखी चरागाहों के पार निकल गया, उस आदमी को उसके घर वालों के साथ तनहा छोड़ते हुए। यानी कि अभी वो उतरे ही हैं मरीख पर जो है, तो उनकी सारी जो है वो एक मॉरल सेंस कह लें या सोशल सेंस कह लें, लोगों की सारी इकट्ठी होगी। यहाँ पर हम लोग रहते हैं इकट्ठे आपस के अंदर, बड़े महज़ब जो, इस वजह से कि हमारे ऊपर सर्टन फोर्सेस जो इम्पोज होती हैं। उन फोर्सेस में पुलिस होती है, उसमें
एक सोशल जो है वो एक हमारे ऊपर जो है क्रिटिसिज्म का भी एक हमारे अंदर जो है वो एलिमेंट होता है। जब ये फोर्सेस हट जाती हैं तो फिर इंसान का असल बिहेव जो है वो सामने आता है। तो दूसरे आदमी ने परवाह नहीं की कि ये फैमिली वाला है, इसके बच्चे हैं, तो वो उसको मरीखी चरागाहों के पार छोड़ते हुए बेटा तेज़ी से निकल गए। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, उस आदमी को अपने बाल फड़फड़ाते हुए महसूस हुए। एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट, और उसके जिस्म के रगो रेशे यूँ अकड़ गए थे एज इफ ही वाज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए वैक्यूम, कि जैसे वो किसी खला के मरकज़ में खड़ा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर दो कंस्ट्रक्शंस हैं, उन पर गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, उस आदमी को अपने बाल जो है वो फड़फड़ाते हुए लगे। बेटा याद रखिएगा, आगे जाकर हम आपको रूल करवाएंगे, बल्कि हमने शायद आपको बताया भी हो कि लुक, सीम, साउंड, अपेयर और फील, इनके बाद एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? एडजेक्टिव। अब यहाँ पर आप देखें फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, तो यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बेस वर्ब जिसको हम कहते हैं, प्रेजेंट वर्ब है। तो आखिर ऐसा क्यों है, इसके बाद ये क्यों आया? बेटा देखिए, हम सब जनरली जानते हैं कि हैज़ हैव हैड के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। जैसे देखें शी हैड कॉम, ठीक हो गया, तो ये कौन सी फॉर्म है बेटा? थर्ड फॉर्म। अब देखें शी हैड मी चेंज हर कोट। ठीक है, अब देखें यहाँ हम हैड के बाद कौन से फॉर्म लगा रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब हैड जो है इसमें ये बेटा सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हम इसको यहाँ पर कहेंगे कॉजेटिव वर्ब। क्या कहते हैं? हैज़ हैव हैड, जितने कॉजेटिव वर्ब्स हैं ये अपने फ़ौरन बाद अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं, जबकि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेते, वो अपने बाद क्या लेते हैं बेटा? अपना वर्ब लेते हैं, जिसको वो मॉडिफाई करते हैं। ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेंगे और ऑब्जेक्ट लेने के बाद अपना वर्ब लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मेड मी स्टैंड इन द क्लास, ये भी पॉजिटिव वर्ब है। ही मेड मी स्टैंड देयर। अब मेड भी यहाँ पर कौन सा वर्ब है बेटा? ये भी पॉजिटिव वर्ब है। अमूमन जो पॉजिटिव वर्ब्स हैं हम अपने फ़ौरन बाद अपना क्या ले लेते हैं? ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ भी देखें जो है, तो द मैन फेल्ट, इसने अपने बाद अपना क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट ले लिया। तो अब ये जो है नॉर्मल फील की तरह बिहेव नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है जनाब? इसको कौन सी फॉर्म ले रहा है? बेस वर्ब ले रहा है, बेयर इन्फिनेटिव ले रहा है। एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट, and the tissues of his body draw। अब यहाँ भी देखें, यहाँ भी वही सेम बेयर इन्फिनेटिव या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, उसी वजह से जो है, ठीक हो गया, वो हिज हेयर जो है यानी फेल्ट उसके साथ भी है और फेल्ट पे था इसके साथ भी है, दोनों के साथ जो है, दोनों के साथ ये है। ठीक हो गया, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया इस बात का। तो ये फील अपने बच्चों के ऑब्जेक्ट ले रहा है, इसी वजह से ये थोड़ा हट के बिहेव कर रहा है। दूसरा जो है बेटा इसका पॉइंट जो है वो देखिए, एज इफ ही वर स्टैंडिंग। ही के साथ हमने क्या लगा दिया? वर लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? वर। बेटा याद रखिएगा, ये फिक्रा है सब जंक्टिव। क्या है? या हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल जो हैं या सबजंक्टिव जो हैं, ये होते हैं फर्जी, जो किसी मफरूज़े की बेस पर हो। किसकी बेस पर हो? यानी कि जो हकीकत में ना हो। तो अमूमन बेटा याद रखिएगा, फिक्रे में अगर एज इफ़ आ जाए, आई विश आ जाए, वुड दैट आ जाए,
WOULD, वुड दैट आ जाए तो बेटा समझ जाएं वो फिक्रे क्या होंगे, सब्जेक्टिव होंगे। क्या होंगे? सब्जेक्टिव या फर्जी। ये जो सब्जेक्टिव फिक्रे होते हैं बेटा याद रखिएगा कि ये जनरली जो है इसमें बनते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बनते हैं। किस में बनते हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। सब्जेक्टिव फिक्रे ना बेसिकली बेटा दो तरह के होते हैं, एक पॉसिबल और एक इम्पॉसिबल। अमूमन हम इनको इम्पॉसिबल में कंसीडर करते हैं, पॉसिबल की कंडीशन और होती है वो हम बाद में बताएंगे आपको। जो इम्पॉसिबल होंगे वो किस में बनेंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। यहाँ पर देखिए यहाँ तो वर आ गया, यहाँ तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आया। बेटा याद रखना है जो सब्जेक्टिव केस होते हैं, सब्जेक्टिव फिक्रों में बेटा याद रखना है वर इज इक्वल टू हैड बीन, सिर्फ सब्जेक्टिव केसेस में, नॉट नॉन रियल केसेस में, हकीकत में नहीं। जैसे देखें वो क्रिकेट खेल रहे थे, हम एक फिक्रा लिखते हैं यहाँ पर, वो क्रिकेट, ये तो हकीकी केस है ना, ये तो हकीकत है, ये तो बड़ा हकीकत है। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पर? दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें बेटा जो है आप वर हैड बीन के बराबर नहीं है। अब देखिए काश कि मैं बादशाह होता, अब देखिए मैं बादशाह नहीं हूँ तो ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव। फर्ज कर रहे हैं ना आप बेटा, फर्ज कर रहे हैं ना, ठीक है। तब क्या लिखेंगे? आई विश आई वर अ किंग। ठीक हो गया? आई विश आई वर, या आई विश आई हैड बीन अ किंग। ठीक है। अब सब्जेक्टिव फिक्रे में ऐसा समझ लें कि वर्ब का ताल्लुक सब्जेक्ट से हट जाता है, वरना वर्ब का जो ताल्लुक होता है बेटा वो बराह रास्त सब्जेक्ट से होता है। आई के साथ वर नहीं आता, ही के साथ वर नहीं आता। ठीक हो गया? लेकिन चूंकि हमें हेड पर थर्ड फॉर्म चाहिए होती है तो हैड बीन जो है वो बराबर होता है वर के, या वर बराबर होता है हैड बीन के। तो आप वर लगाएं या हैड बीन लगाएं बेटा, फिक्रा आपका ठीक होता है। ठीक हो गया? समझ आ गया? अब हम इसी बात को दोबारा रिपीट करते हैं। यहाँ पे फ्लटर क्यों आया है, बेस वर्ब क्यों आया? हिज हेयर की वजह से, वरना जनरली फील के बाद क्या आता होता है? एडजेक्टिव आता होता है, भूलना नहीं है आपने। ठीक है। उस आदमी को अपने बाल फड़फड़ाते हुए महसूस हुए, तेज़ हवा की वजह, और उसके जिस्म के रग और रेशे यूँ अकड़ गए थे जैसे वो खला के मरकज़ में खड़ा हुआ। हिज वाइफ, उसको अपनी बीवी, बिफोर हिम, अपने सामने, सीम्ड, यूँ लगा, ऑलमोस्ट जैसे टू व्हर्ल अवे इन स्मोक, जैसे वो धुएं में तहलील हो रही हो। अब हम व्हर्ल अवे का तर्जुमा बेटा धुएं में भागना नहीं करेंगे, तो गलत हो जाएगा। धुएं में, उसकी बीवी धुएं में भाग गई, ऐसे जैसे पता चला कि उसकी खामद की उस पर नज़र नहीं है तो वो भाग गई, तो ये तर्जुमा नहीं बनेगा। क्या बनेगा? तहलील होना। ठीक है। और उसको बीवी अपने सामने धुएं में तहलील होती हुई महसूस हुई। चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स, और बच्चे जैसे ऐसे नन्हे बीज हों, माइट एट एनी इंस्टेंट, जो किसी भी लम्हे बीज सोन बिखर जाएंगे। ठीक है। एक सो का तर्जुमा होता है बीज बोना। बीज बोना तो ज़मीन के अंदर आप उसको बकायदा धंसाते हैं या उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं और ज़मीन के अंदर बेटा वो धंस जाता है। एक सो होता है ऐसे बीज को हाथ में लेके ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे करके जो है। ठीक है। तो वो उस सेंस के अंदर इसका तर्जुमा बिखरना होता है। टू ऑल द मार्शियन क्लाइम्स, तमाम मरीखी फ़िज़ाओं में। ठीक है बेटा। एक क्लाइम्स का तर्जुमा रीजन भी होता है। क्या होता है? रीजन, खित्ते भी होता है। ठीक है। इसका तर्जुमा फ़िज़ाएँ भी होता है। ठीक हो गया? अब वो असल में वो हवा की शिद्दत बता रहा है कि हवा इतनी तेज़ थी कि यूँ लग रहा था कि बच्चों को यूँ हवा में उड़ा के ले जाए, कि जैसे बीजों को नहीं बिखेरते और वो हवा में बिखर जाते हैं। मुराद इससे ये है। और बच्चे जैसे नन्हे नन्हे ये बीज हों जिन्हें किसी भी लम्हे अमरीकी फ़िज़ाओं में बिखर जाएंगे, किसी भी लम्हे अमरीकी फ़िज़ाओं में बिखर जाएंगे। और ये वर्ड मार्टियन नहीं है बेटा, वर्ड क्या है? मार्शन है। क्या वर्ड है? मार्शन। अब इसका बाहम तर्जुमा सुनिएगा। द रॉकेट मेटल कोल्ड इन द विडो विंड्स, मेरे चरागाह की हवाएं लगने से रॉकेट की दाढ़ ठंडी पड़ गई। एट स्लिट गेव अ बल्जिंग पॉप, इसका दरवाज़ा एक ज़ोरदार खटाक की आवाज़ के साथ खुल गया। फ्राम इट्स क्लॉक इंटीरियर स्टेप्ड अ मैन, अ वुमन एंड 3 चिल्ड्रन, उसके अंदरूनी डालनुमा हिस्से से एक मर्द, एक खातून और उनके 3 बच्चे बरामद हुए।
The other passengers whirled away across the marshy meadows, leaving the man alone among his family. दूसरे मुसाफिर उस आदमी को उसके घर वालों के साथ तन्हा छोड़ते हुए तेज़ी से मरीखी चरागाहों के पार निकल गए. The man felt his hair flutter and the tissues of his body draw tight as if he was standing at the center of a vacuum. उस आदमी को अपने बाल फड़फड़ाते हुए लगा और उसके जिस्म के रगो रेशे यूँ अकड़ गए थे जैसे वो किसी खला के मरकज़ में खड़ा हुआ. His wife before him seemed almost whirled away in smoke. उसको बीवी अपने सामने तकरीबन धुएं में तहलील होती हुई महसूस हुई. The children on small seats, और बच्चे जैसे ऐसे नन्हे नन्हे बीजों might at any instant be sown through all the Martian climes, जो किसी भी लम्हे मरीखी फ़ज़ाओं में बिखर सकते थे. ठीक हो गया बेटा, ये मेरा लेक्चर नंबर 27 कंप्लीट हो गया. तो अगले लेक्चर के साथ बेटा और इसके सिनोनिम्स के साथ फिर आपको बाद में हाजिर होते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.